माइनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल के। उनमें बहुत कोई इतना कॉन्सेप्चुअल वो नहीं है। तो इसलिए मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं बीच में जब ये इन 2 दिनों में जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं करवा दूँगा। आज जो है गेट के जो बचे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उनको अपन लोग कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और मैंने उठाया है डिफरेंट सोर्सेस से, उनको कवर करेंगे। कल और कुछ वेरिएशंस हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ा सा देखेंगे। देन हम लोग एंटर कर जाएंगे वर्क एनर्जी से रिलेटेड बाकी जो भी बचे हुए मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है ना, अगले एक लेक्चर में। और हमारा मैकेनिक्स खत्म माना जाएगा। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा मैं, आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर जो भी डाउट होंगे तो उस पर डिस्कशन होगा हमारा। हाँ, पूछिए। क्या है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। हाँ, काइनेटिक्स वही तो मैं कह रहा हूँ। कांस्टेंट मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, है ना। ये इसी में आएगा, कांस्टेंट जब होगा। और आपके एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं डिस्कस करूंगा अगले कुछ लेक्चर्स में। तो मैक्सिमम ये जो पूरा पूरा ये हमारा मैकेनिक्स है इस वीक चलेगा, और इस वीक में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। मैंने तुम्हें आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारी जो स्टडी होनी चाहिए, स्टडी हमेशा बेस्ड ऑन होनी चाहिए कि क्या एग्जाम का प्रोजेक्शन है। तो हमारा सिलेबस इतना सारा है, एक सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी, मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा। तो मैकेनिक्स इतना ज्यादा नहीं पढ़ना कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं और हम उनको पढ़ने में लगे हैं कि रोटेशन पूरा पढ़ने में लगे। आपके उसमें रोटेशन आता ही नहीं है, तो हम उतना ही पढ़ें जितना आता है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा जो भी बताना होगा मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अभी मैं जो चल रहा हूँ, स्टार्टिंग का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है हमारे मुट्ठी में हो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना, जो कि आ सकते हैं आगे। उसके बाद मेरा अगला जब ये खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा मैकेनिक्स में ही कि हम लोग और थोड़ा एडवांस चीजें पढ़ लें। थोड़ा सा रोटेशन की कुछ चीजें बताऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकते हैं, और हमारा ये फिनिश हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है ना। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है, इट इज या somebody ask कि सर ब्रेक और फ्रिक्शन बता दीजिए। कि सपोज ये एक रोटेटिंग बॉडी है, कोई सपोज कोई व्हील है, ये रोटेट कर रहा है ना। दिस व्हील इज ट्राइंग टू रोटेट, ये रोटेट करना चाह रहा है ड्यू टू सम शाफ्ट कनेक्टेड फ्रॉम इट्स एक्सिस। कोई शाफ्ट ऐसे कनेक्टेड है, उस शाफ्ट की वजह से ये रोटेट करना चाह रहा है, ऑलरेडी रोटेट करना चाह रहा है। अब इसमें मान लो कि ऊपर से कोई ब्रेकिंग फोर्स लगाया जा रहा है। ब्रेकिंग फोर्स कहां से आएगा? तो बोलोगे कि सर ये जो रोटेट कर रहा है तो कोई ना कोई टेंजेंशियल फोर्स होगा एफ। इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये व्हील रोटेट करना चाह रहा है। मींस ये जो रोटेट कर रहा है, चाहे क्यों रहा है, कर ही रहा है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कर रहा है। और हमने टॉर्क देखा था कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई इंटू अल्फा। और टॉर्क जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है, एक्चुअली ये नेट टॉर्क होता है। मैं भी बताता हूँ, रोटेशन मैंने बताया ना कि मैं रोटेशन का भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा लास्ट, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बनेंगे, जिससे लीनियर मोशन बनने लगता है, फिर रोटेशन में आसानी हो जाती है। टॉर्क जो होता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। अभी इसकी जरूरत नहीं। ये व्हील अगर रोटेट कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स होगा और रेडियस होगी, रेडियस को हमने मल्टीप्लाई करा दिया कैपिटल आर, तो हमारा टॉर्क आ गया। ये टॉर्क, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये घुमाना चाह रहा है। आप उसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। कोई व्हील है सिंपल, ठीक है ना, और उसको आप घुमाना चाहोगे तो ऐसे पकड़ के घुमाओ, तो यू आर अप्लाइंग टेंजेंशियल फोर्स, यू आर अप्लाइंग टेंजेंशियल फोर्स।
अब ऊपर से आपने ब्रेकिंग के लिए क्या कर दिया कि एक ब्रेक शू लगा दिया ऐसे, ठीक है ना? ब्रेक शू। आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे पी और यहाँ से हिंज कर दिया था। जब आप इसे फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगी, इस कॉन्टैक्ट सरफेस में जो फिनोमिना होगा, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस चाहेगा इस व्हील को ये रुक जाए। दिस कॉन्टैक्ट सरफेस विल ट्राई टू स्टॉप दिस व्हील रोटेशन। तो व्हाटएवर डायरेक्शन, व्हिचएवर डायरेक्शन दिस व्हील इज रोटेटिंग, सपोज यहाँ क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चाहेगा कि रुक जाए, अपोजिट डायरेक्शन में। आप इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये चाह रहा था ऐसे घूमना, और रोकने वाला फोर्स पीछे साइड आएगा, है ना? रोकने वाला फोर्स पीछे साइड आएगा, तभी तो ये रुकेगा, अदरवाइज ये रोटेट ही करता रहेगा। जो रोकने वाला फोर्स है, ये आया है सरफेस की वजह से, इसी के लिए इसको बोला गया फ्रिक्शन। अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लो कि बीच में आपने कोई लिक्विड डाल दिया, इन दोनों के बीच में कोई फ्लूइड डाल दिया, तो इनके बीच में जो ब्रेकिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कारण क्या है कि आपने इन दोनों मटेरियल के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घटा दिया, तो निश्चित रूप से ये जो फ्रिक्शन है, इसी की वजह से ये रुक रहा है। अगर ऊपर वाले ब्लॉक की बात करो, तो हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इसी में एप्लीकेबल होगा। सरफेस तो एक ही है, कॉन्टैक्ट सरफेस, जब भी कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ जाए, समझ जाइए वो एक सरफेस है। अब जब आप सिस्टम मानेंगे ऊपर वाले को, ब्लॉक को, तो सिस्टम को क्या फील आएगा, आपको बस ये देखना है। सिस्टम मान लो ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है ना? तो ब्लॉक को ऐसा लगेगा, ब्लॉक तो यार इस डायरेक्शन में चलना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना? मेरी तरफ ब्लॉक नहीं आना चाह रहा था। किसने लाया, किसको कौन लाना चाह रहा है, ये इसका रोटेशनल वाला पार्ट, तो ये लाना चाह रहा है। तो कहोगे सर ये टेंजेंशियल फोर्स लाना चाह रहा है कि फ्रिक्शन? तो मैं कहूंगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एक्चुअली, ये फ्रिक्शन ही है एक्चुअली। फ्रिक्शन ही इसको, इस ब्लॉक को इस तरफ लाना चाह रहा है। तो ये चूंकि दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है, जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपको फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में दिखेगा, क्योंकि सिस्टम आपने इसको माना। जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपको फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि ये ब्लॉक पूरा का पूरा इस तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? अब इसका और थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। सपोज कि ये व्हील है, वही सेम व्हील है, और ऐसे यहाँ बीच में कहीं हिंज रखा हुआ है, ठीक है ना? आप गए, ये भी स्टैटिक केस में है, इट इज नॉट रोटेटिंग। आप गए ऐसे हाथ से पकड़ के इसको घुमाना चाहते हैं, हाथ से पकड़ के घुमाना चाहते हैं। जब आप हाथ रखोगे इसको ऊपर, तो आपका हाथ की सरफेस और ये जो इसकी व्हील की सरफेस है, इन दोनों के बीच कांटेक्ट होगा। जब दोनों के बीच कांटेक्ट होगा, तो उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। आप इसको पकड़ के इधर खींचना चाह रहे हैं, ये जाना नहीं चाह रहा, पर आपने पकड़ के खींचा, एक्चुअली आपने फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट किया, किसके ऊपर? इस व्हील के ऊपर। तो व्हील फ्रिक्शन की वजह से आगे गया, पर शर्त मैंने रखी थी कि व्हील रुका हुआ था। यहाँ व्हील चल रहा है, चलते हुई चीज को अगर रोकना हो तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। वही हाथ, मान लो कि दूसरा केस ले लेते हैं कि वही व्हील है और ये बहुत तेजी से ऐसे घूम रहा है, और आप रोकना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे हाथ रखेंगे तो फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की ओर आएगा, इसी व्हील में। तो अगर इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है, तो ये पीछे की ओर फ्रिक्शन आएगा ऑपोजिट में। ये ब्लॉक है, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट में रहने की। तो अगर ये रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है, तो एक्चुअली आप फ्रिक्शन इधर आ रहा है, क्योंकि ये मूव नहीं करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं रहने दो। आपने पकड़ के इसको मूव कराया, मींस फ्रिक्शन ने टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट काम किया। टेंडेंसी क्या है कि मुझे रुका रहने दो, ठीक है ना? आई वांट टू बी इन रेस्ट, ठीक है ना? हाँ, बोलिए क्या बात है? क्या बोले? क्या? हम्म, तब क्या होगा? हाँ हाँ, मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज इसी में, इसका एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाले का। मोशन मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, आप अपना कॉमन सेंस लगाना, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, मतलब कि यहां से ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? तो टेंजेंशियल फोर्स इधर ही होगा। जो फोर्स इस ब्लॉक को, इस व्हील को रोटेट कराना चाह रहा है, वो फोर्स ये है। आपने ऊपर से ऐसे, ऊपर वाला ये लीवर ऐसे रख दिया, जब लीवर यहाँ कांटेक्ट में आएगा, तो रिएक्शन किधर आ जाएगा? ऑपोजिट में, मतलब कि
फ्रिक्शन जो रोक रहा है व्हील को ऐसे पकड़ के, तो इधर आ जाएगा, तो फ्रिक्शन ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर वाले ब्लॉक के साथ, ऊपर वाले लीवर के साथ क्या होगा, तो लीवर में कुछ ये है, तो लीवर को ऐसा लगेगा कि, लीवर को क्या फील होगा कि मुझे उस तरफ खींचा जा रहा है, आगे की ओर, ठीक है ना। और कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन ही खींच रहा है, तो फ्रिक्शन लीवर में, ये जो ब्रेक है, ब्रेक में इधर लगेगा, इक्वल और अपोजिट, है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फ्रिक्शन म्यू इंटू आर एन, आर एन की वैल्यू कैसे आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर एन होती है, तो अगर इस सरफेस में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ब्लॉक को, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यस, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मैं जब ये फिनिश होगा ये पूरा का पूरा, तो फिर मैं आपको मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिखाऊंगा, और उसी में एक प्रोजेक्टाइल चैप्टर होता है, उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है। एक दिन एक लड़का पूछ रहा था कि सर सीरीज जो होती है पढ़ने की, एक सीक्वेंस होता है, पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वो तो पूरा बिगड़ गया। हमने कहा कि अगर तुम बेसिक में अभी रहे आओगे तो कम से कम 1 हफ्ता तो मुझे वो पढ़ाने में लगेगा, काइनेमेटिक्स वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं अभी, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो क्यों ना हम क्वेश्चन ही से कॉन्सेप्ट सीखें। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो ये बात रही आपके डाउट की। अब जो क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके देखते हैं, और आप बताइएगा आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन है, इट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड केम इन 2014 गेट, गेट 2014 एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। A particle P is in equilibrium as shown in figure. There is a figure. इस फिगर में पार्टिकल P है, पार्टिकल P यहाँ पे है कहीं, ठीक है ना। और ये इसमें कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे F न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है थीटा डिग्री से, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये एंगल यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ पे 150 किलो न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है, 150 किलो न्यूटन। यूनिट आप ध्यान रखिएगा किलो न्यूटन। What question is asking? Find the magnitude and direction. The magnitude in kilonewton and direction theta and degree of the force P respectively. What is asking? What is the magnitude of F and what is the theta of F? ये दोनों चीजें चाहिए। इसमें अभी शर्त ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ, ये कैसा फोर्स सिस्टम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है ना। ये फोर्स सिस्टम है concurrent coplanar. Concurrent means all the forces are meeting at a same point and all forces are in the same plane. Concurrent coplanar. Concurrent coplanar है तो दो ही इक्वेशन लगेंगे, पहला होगा कि sum of all the forces horizontal जीरो होने चाहिए, और दूसरी इक्वेशन लगेगी sum of all the forces vertical जीरो। अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हैं तो आप कह सकते हैं सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये सारे फोर्सेस ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोगों को सीखना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन, फोर्सेस को रिजोल्व करना। हमने आपको एक बार बताया था कि कोई फोर्स एफ है सपोज, इसको हम चाहे तो कई भागों में तोड़ सकते हैं। ये सपोज एक लड्डू है, तो आप प्रसाद देना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने भी भागों में उसको तोड़ सकते हो। यहाँ पे हमारा पर्पस ये होता है कि हम किसी भी फोर्स को दो परपेंडिकुलर भागों में तोड़ें, टू परपेंडिकुलर components. One component is called horizontal component, other is called vertical.
How we will divide it? We all know. We will draw a perpendicular here. This component is y component and this component is y component of this f. मैंने सिखाया था आपको कि f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा f cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा, ये चाहे मैं यहां लिख दूं और चाहे यहां लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है ना। यहां मैं लिख दूंगा f sin थीटा। अब लगा के देखना, cos थीटा की वैल्यू होगी दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको cos से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना, cos थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये बात तो सबको पता होगी। कोई ऐसा है जिससे नहीं आता तो मैं टाइप करके मुझे बताओ। हाँ, सभी से आता है, ठीक है। लेट मी स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब अब f हट चुका है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर f लिखा हुआ है तो केवल इसलिए लिखा हुआ है, बुजुर्ग है लिखा रहने दो, बट इस f को इस पूरे डायग्राम में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपने इस लड्डू को दो भागों में बांट दिया तो वो लड्डू कहाँ गया, वो तो है ही नहीं, वो तो दो भागों में बट चुका है। तो उसको खुद ये मत समझना कि मेरे पास एक लड्डू है। अभी कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, इस f को भी लिखे रहते हैं, इन दोनों को भी लिखे रहते हैं। ये हट चुका है अब, क्योंकि डायग्राम हम ज्यादा बनाने से बच रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। सिमिलरली ये 200 किलो न्यूटन है, तो जहां से एंगल लगा है तो वहां हो जाएगा कॉस कंपोनेंट मींस 200 कॉस 30, और जहां एंगल नहीं लगा इस तरफ तो ये हो जाएगा 200 साइन 30। जो पास है वो कॉस है, जो 30 के पास है, एंगल के पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है। अल्टीमेटली आप देख पा रहे होगे इसमें, अगर मैं एक नया डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की ओर है एफ साइन थीटा, नीचे की ओर है 200 cos 30, और यहां इस तरफ है f cos थीटा और 200 sin 30। उस तरफ जो है वो 150 किलो न्यूटन है। अब मैं किलो न्यूटन न्यूटन नहीं लिख रहा। अब आप ये इक्वेशन लगा सकते हो इस वाले में, इसमें नहीं लगा सकते थे, इस इक्वेशन को अब इसमें लगा सकते हो, नीचे वाले में। बीच से कितने भी फोर्सेस हो, सबसे पहले उनको दो भागों में तोड़िए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। जैसे ही आप दो भागों में उन फोर्सेस को तोड़ लें तो ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद ये दो फॉर्मूले लगाइए। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम का, सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर जीरो, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर पासिंग टू अ सिंगल पॉइंट, सेम पॉइंट, and if you will take moment about this point, the moment of all the forces will be zero, so there is no meaning of this equation, last equation. So last equation is also the condition of equilibrium, but in this case it is not applicable, it is not useful. Applicable, it is applicable but not useful. Now see, we will apply first equation, sum of all the horizontal forces zero, so let me take positive sign positive forces and that is negative force. So sum of all the forces horizontally equals to zero, so 200 sin 30 plus f cos theta minus that is 150 equals to zero. So here we have a f and theta, two what unknown. This is first equation. We will apply second equation, sum of all the forces vertically equals to zero. ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस मान लो f sin थीटा, नीचे वाले को माइनस मान लो 200 cos 30 इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप क्या करो कि यहां से f cos थीटा निकाल लो, तो f cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे f cos थीटा यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस 200 sin 30 सी, और यहां से आप f sin 30 निकालोगे तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो f sin थीटा इक्वल्स टू 200 cos 30। आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड करा दो। पहले नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कराओ, तो अगर इस वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कराएंगे तो यहां बनेगा tan थीटा, ठीक है ना। तो वी विल डिवाइड द इक्वेशन, तो tan थीटा, क्यों tan थीटा बनेगा, क्योंकि नीचे वाला इक्वेशन है f sin थीटा और ऊपर वाला है f cos थीटा, इसको इससे डिवाइड, तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा 200 cos 30 और डिवाइड बाई 150 माइनस 200 sin 30, है ना। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। अब ये वैल्यूज जो है, जैसे cos 30 है
तो √3/2 हो जाएगा, है ना? ये 100 √3 हो जाएगा ऊपर वाला। नीचे वाला है sin 30 मतलब sin 1/2 मतलब 100 ये हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 100 √3 डिवाइड बाय 50 मीन्स 2 √3 क्या हो जाएगा tan थीटा 2 √3 ये सही बात है ना? अब कोई स्टूडेंट है सपोज़ और इसको कैलकुलेटर में रखना चाह रहा है कहाँ पे? गेट एग्ज़ाम में, तो वो ट्रबल में फँस जाएगा बिकॉज़ जैसे ही इसको सभी ने वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया है ना? गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर ऑल यू हैव डाउनलोडेड इन योर मोबाइल और नॉट? हाँ, so you might know कि such type of equation you cannot type in single once, right? एक बार में आप ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना? सबसे पहले आप ऊपर वाले को लिखना पड़ेगा, फिर इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऊपर इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज निकालना सीख लोगे स्लोली तो आप आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी। नाउ यहाँ पे tan इनवर्स का एक होता है, वहां पे एक टैब है जहाँ पे आप tan इनवर्स निकाल सकते हो। और tan इनवर्स की जो वैल्यू आई है इट इज कमिंग आउट 73.9 डिग्री। अब देखो गेट में चार ऑप्शन दिए हैं इस वाले क्वेश्चन में। चार ऑप्शन में क्या है, ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन पूछा था एफ और थीटा, तो चार ऑप्शन में अलग अलग एफ दिया है, अलग अलग थीटा दिया है। चारों में, चारों ऑप्शन में थीटा अलग दिया है। चारों ऑप्शन में थीटा अलग दिया है। उनमें से थीटा है एक ऑप्शन का ये, तो डेफिनेटली उसका एफ भी वही होगा। हमें एफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है डी नंबर में। तो डी नंबर ऑप्शन क्या गिवन है, मैं डी डायरेक्टली ऑप्शन लिख रहा हूं। इट इज गिवन 180.4 न्यूटन और थीटा की वैल्यू दिया है 73.9 डिग्री। ठीक है ना? अब इसमें डी ऑप्शन ही सही होगा। आपको यू नीड नॉट टू डिटरमाइन दिस एफ, निकाल सकते हो आप। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दोगे तो एफ आ जाएगा, बट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं? टेल मी। हाँ, डेफिनेट। हाँ, यू विल एबल टू सॉल्व और नॉट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वर्चुअल कैलकुलेटर का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने डाउनलोड अगर किया हो वर्चुअल कैलकुलेटर, इसका नाम है प्ले स्टोर में गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। ठीक है ना? गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। इट इज 1 सेकंड। सी, इट इज इंस्टॉलिंग। ठीक है ना? 1 सेकंड, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इट इज विजुअल टू ऑल। हाँ, या दिस इज गेट कैलकुलेटर। Select your branch. He is asking for the branch. You may enroll, submit. Yeah, start calculator. हाँ, this is the gate calculator. ठीक है ना? And exactly same virtual calculator comes into the examination when you click over there. So this is your screen, and in the left or right top corner, if you click that button, you will directly open this tab, right? Or you can calculate it. You can do calculation from this and put the value. Okay, is there any problem? क्या क्या बोल रहे हैं? चलिए, कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा 2√3 इस वाले में। 2, 1 सेकेंड, 2 ना 1 सेकेंड, you have to, अच्छा, suppose you have to determine √3, so 3 root square root into 2, you have to do this। 1 सेकेंड, 2 into 3 square root, हाँ, yeah, 1.732, this is the value of 2 square root of 3।
then you have to put the cos tan inverse directly. हाँ, कैसे? हाँ, हाँ, या बिल्कुल 3.464 इक्वल टू लगाना है, या देन आपको tan इनवर्स पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 73.8। ठीक है? तो हमारा जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, उसमें हम लोग कैसे यूज करते थे, तो हम पहले tan इनवर्स रख देते थे, उस पे वैल्यू रखते थे। इसमें पहले वैल्यू रखना है, फिर tan इनवर्स पुट करना है, मतलब बटन दबानी है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अनडाउटली, और वो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट होगी, अदरवाइज बाद में आप दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। गेट 2012 का प्रॉब्लम है। व्हाट ही इज आस्किंग, गेट 2000 या 12 प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स। कह रहा है कि देयर इज अ फिगर गिवन, अभी आपका फ्रेम बचा है, बीम्स का पोर्शन बचा है, उसी में उसमें भी रिएक्शन निकालना पड़ता है, तो चलेगा, अच्छा खासा चलेगा अभी। मैंने बताया कि ये न्यूटन्स लॉ वाला पोर्शन 1-2 दिन में भी फिनिश हो जाएगा, ये जो अभी चल रहा है इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन। कह रहा है कि द फिगर एज शोन इन फिगर, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। दिस इज द पुली 1 एंड दिस इज पुली 2। ठीक है, गेट 2012 2 मार्क्स क्वेश्चन। एंड देयर इज अ रोप अटैच ओवर इट, इसमें ऐसे एक रोप लगी हुई है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये ऐसा है। ठीक है, इस रोप के एक हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में एक ब्लॉक ऐसे है। ठीक है, दिस इज ब्लॉक, और इसका वेट गिवन है, वेट ऑफ दिस ब्लॉक। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउन है, तो आप 10 किलो न्यूटन डायरेक्टली वहीं पे बता दिया करो जहां पे वेट दिया हो। इसके बाद इसका जो सेंटर है, यहां से ऐसे बता रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ये 16 मीटर है, और जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये 25 मीटर है ना। टेंशन कह रहा है कि यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, और यहाँ पे टेंशन T3 है। टेंशन सब जगह अलग है। ठीक है, और क्यों अलग है टेंशन, उसकी वजह है। ये क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है मैकेनिक्स, पर इस क्वेश्चन में पुली में फ्रिक्शन है तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम है सॉल्व होगा बेल्ट ड्राइव्स के फॉर्मूले से। ये क्वेश्चन होगा सॉल्व बेल्ट ड्राइव के फॉर्मूले से। आपको लग रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का, मतलब मैकेनिक्स और बेल्ट ड्राइव दोनों को ऐसे मिला के एक क्वेश्चन बनाया है। ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको दो सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मतलब जिस लड़के से क्लास 11th की मैकेनिक्स चाहे जिस लेवल की आती हो, बहुत अच्छी आती हो, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेल्ट ड्राइव के कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करें कि अभी छोड़ दें, बेल्ट ड्राइव में करेंगे, क्या चाहते हो? कर देते हैं। देखो, यहां पे अगर कोई बेल्ट हो, सपोज पुली का ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक पुली है, पुली के चारों तरफ एक रस्सी है, उस रस्सी को आप बेल्ट बोल दो, चाहे रोप बोल दो। अगर इसमें, इस पुली में फ्रिक्शन है, तो ये बेल्ट चाहेगा तो इस पुली को रोटेट कराएगा। ये जो पुली होगी ये रोटेट करेगी ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रोटेट नहीं करेगा। और पावर ट्रांसमिशन जब हम लोग कराते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तो हम लोग पुली माउंट कर देते हैं दोनों में, और एक बेल्ट लगा देते हैं। आपने चक्की वगैरह गए हो कभी अगर आप, तो देखे हो। इसमें ये जो बेल्ट होता है, इसका मटेरियल हम लोग एब्रेसिव मटेरियल लगाते हैं, ठीक ना। बेल्ट में
स्मूथ मटेरियल नहीं होता, एब्रेसिव मटेरियल होता है, ठीक है। और रबर यूज करते हैं हम लोग, रबर का बेल्ट लगता है, ठीक है ना। और भी बेल्ट के बहुत सारे लेदर बेल्ट होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं बेल्ट के, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट फिलहाल आप समझो कि फ्रिक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन लेस का केस नहीं है। जब फ्रिक्शन बेल्ट में होगा तो एक तरफ टेंशन T1 होगा, दूसरी तरफ टेंशन T2 होगा। ये सेम रस्सी में टेंशन ऐसा नहीं हो सकता कि सेम हो, अलग अलग टेंशन होगा, ये हमेशा की बात। टेंशन विल बी, जहां टेंशन ज्यादा होगा, सपोज टेंशन इस तरफ ज्यादा है, T1 लेट T2 से ज्यादा है, लेट एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो जहां ज्यादा है उसको बोलेंगे टाइट साइड, टाइट साइड। और जहां टेंशन कम है उसको बोलते हैं कि स्लैक साइड, स्लैक साइड, ठीक है। और इन टेंशन के बीच में जो फॉर्मूला होता है, एक टेंशन रेशियो कहलाता है, T1 डिवाइड बाई T2, दिस इज कॉल्ड टेंशन रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर म्यू थीटा, जहां पे थीटा जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है थीटा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? ये जो रोप लगी हुई है या फिर बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट ने उस पुली के कितने एंगल को ऐसे कांटेक्ट में रखा है। जैसे इस केस में आपको लग रहा होगा कि ये 180 डिग्री का कांटेक्ट है, पर बहुत सारे ऐसे केस होंगे जहां पे 180 नहीं होगा। जैसे इसमें देख लो, इसमें कुछ अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसमें कुछ अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। जैसे इस वाले में आपको लग रहा होगा कि सर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा कुछ है, ये थीटा जो है ना, यही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस वाले में लग रहा होगा कि सर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू होता है और यहां तक खत्म होता है, ऐसे कांटेक्ट है, ये वाला थीटा। ऐसा लग रहा है क्यों? इसमें लग रहा है कि ये थीटा है, इसमें लग रहा है कि ये नीचे सीधे चला गया है, कहीं ना कहीं ऐसे कांटेक्ट होगा, तो ये थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये। इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 2। बात समझ में आई? इसमें फॉर्मूले में ई है एक्सपोनेंशियल, और ये म्यू क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड द पुली। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ई होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब किसके किसके बीच है? बेल्ट और पुली के बीच। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर हम T1 और T2 निकाल रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट तो वहीं बस है और कहीं नहीं है। तो ये टेंशन रेशियो है, ज्यादा टेंशन बटे कम टेंशन, ऐसे हम लोग टेंशन रेशियो निकालते हैं, ठीक है भाई। अब ये फंडा जो है, इस फंडे को हम लोग अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में। इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट था। ये कहां से आता है? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू म्यू थीटा, ये डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। बेल्ट ड्राइव का एक डेरिवेशन होता है बड़ा सा, जिसमें ज्यादा टेंशन बटे कम टेंशन, टेंशन रेशियो को फॉर्मूला आता है, वो होता है e टू द पावर म्यू थीटा, जहां पे म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड द पुली सरफेस, एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। या आस्क। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, रोप वगैरह में भी यही लगता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। टाइट साइड जहां होगा, जैसे पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन में अभी नहीं जाऊंगा, मैं जब बेल्ट ड्राइव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप चक्की जब चलाते हो ना, चक्की में ये मोटर है और ये चक्की का शाफ्ट है। तो मोटर अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ऊपर वाला टाइट साइड बनेगा और नीचे वाला स्लैक साइड बनेगा, ये खींचेगा, क्योंकि ये घूमना नहीं चाह रहा। तो ऐसे ये घूमना चाहेगा ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ मोशन, मोटर, मोटर ऐसे घूमे, और ये स्लैक साइड कहलाएगा, है ना। तो ये घूमना नहीं चाह रहा तो घूम रहा है। फिर इसमें भी फ्रिक्शन आ जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कुछ डिस्कशन इसका कर लेंगे थोड़ा सा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे, और उसके बाद इसको मिटा दो। यस। हाँ, पूछिए। क्या लेंगे?
जी कहाँ लिखा है मैंने? ई की बात, हाँ, ई टू द पावर म्यू थीटा। ई क्या पूछ रहे हो? अरे ई वो होता है ना यार, एक्सपोनेंशियल। जैसे पाई जहाँ लिखा रहता है ई नहीं रहता, लॉग लॉग में नहीं आता ई। 2.71 कुछ यही वैल्यू आती है ना। हाँ हाँ, ये कैलकुलेटर में एक्चुअली है, वर्चुअल कैलकुलेटर में आपके ई की वैल्यू है। कहां से निकलेगी? ये डायरेक्टली दी है, ई की पावर एक्स। ये ई आप क्लिक कर दिए ना, ई, तो ई की पावर एक्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ई की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू 1 रख दूंगा। कहाँ गया एक्स की? तो ये 2.72 आ गई, है ना? समझे? कैलकुलेटर यूज करने का देखो, धीरे धीरे मैं चलो बताता चलूंगा, और आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पार्ट मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? फिगर शोज टू पुली सिस्टम फॉर होइस्टिंग अ लोड। लोड को ऐसे लटकाने के लिए काम में आ रहा है 10 किलो न्यूटन। द म्यू बिटवीन ईच पुली एंड द रोप इज 0.2। ठीक है ना? ये है रोप और पुली के बीच का म्यू। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पुली आर 25। वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल है 16 मीटर respectively. The tension T1 and T2 respectively in kilonewton are। T1 एंड T2 इनकी वैल्यू क्या होगी रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें टेंशन का रेशियो, टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, इस वाले को सिस्टम मानते हैं हम लोग, ये ब्लॉक जो है नीचे, इस पे टेंशन ऊपर क्यों लग रहा होगा? अच्छा, क्वेश्चन ने T1 T2 T3 ये सब बता के रखा है। उसने कहा T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, कंफ्यूज मत होना। इस ब्लॉक की अगर बात करें तो इसका अगर एफ बी डी ड्रॉ करें, एफ बी डी ऑफ दी लोड, है ना, इसका, है ना, तो ये नीचे की ओर आएगा mg, मतलब 10 किलो न्यूटन, और ऊपर की ओर आएगा क्या? T3। T3 ऊपर की ओर आएगा और कोई फोर्सेस नहीं है इसमें। और ये सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? क्योंकि होइस्ट किया गया है, मतलब लटकाया गया है, तो मतलब रुका होगा, चल तो रहा नहीं होगा। T3 की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स वर्टिकली जीरो होगा। क्यों नेट फोर्स वर्टिकली जीरो होगा? क्योंकि सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सीलरेशन। नो एक्सीलरेशन, तो ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो एम ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आप यहां लिख सकते हो सर T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 किलो न्यूटन। ये तो डायरेक्ट आ गया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें T3 और T2 के बीच में, तो ये पुली है, इसमें T2 ऐसे है, T2 ऐसे है, और T3 वर्टिकली नीचे की ओर है। T3 ये सेंटर है। अब इस पुली का कुछ वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा, तो जहां ये पुली फिक्स होगी वहां रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, उसका एफबीडी हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, उसको नहीं दिखाते हम लोग। भाई पुली का कुछ वेट होगा, नीचे लग रहा होगा, पर जहां ये पुली टिकी होगी कहीं ना कहीं, तो ऐसे भी सेंटर से ऐसे किसी न किसी उसमें टिकी होगी, तो उस पर रिएक्शन भी लग रहा होगा, दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए बैलेंस है पुली। हम लोग उस पुली के वेट को यहाँ दिखाने की प्रयास नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे टेंशन दिखाएंगे हम लोग कि T2 ये है, सॉरी ये T2 है, और ये T3 है। अब इसमें वही फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है। तो इसमें क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? T3 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ठीक है ना? अब थीटा की वैल्यू अगर आ जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो थीटा कैसे आएगा, आप लोग सबसे पहले यहां पे थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे यार थीटा की वैल्यू? देखो, इस सेंटर से लेके, इस सेंटर से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां तक की, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ध्यान दियो थोड़ा,
ये जो एंगल है इसको निकाल सकते हैं हम लोग, नीचे वाला। ओके, और ये पूरा जो एंगल है यहां पे, वन सेकेंड लेट मी सी द डायग्राम। हाँ, यहां पे अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एंगल बनेगा थीटा, है ना, ये एंगल बनेगा और यहां पे ये 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट टाइप का बनेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे टेंजेंशियल होगा यहाँ पे 90 डिग्री। अगर इसको मैं यहां से ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये थीटा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये बनेगा 180 प्लस थीटा प्लस 90, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा। ये एंगल कोई निकाल के बता सकता है क्या मुझे, यहाँ वाला क्या होगा? कोई यहाँ वाला एंगल बता सकता है मुझे? एनीवन? हेलो? नहीं नहीं, 90 90 तो इधर वाला होगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, पहले ये बताओगे तब ना ऐड करेंगे दोनों को। ये तो 90 होगा यहाँ पे, ये एंगल क्या होगा देखो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा 25, ये है 16, तो अगर यहाँ पे मैं tan थीटा लगा दूं, tan इसका नाम दे दिया है हमने पूरे का थीटा 2, इसका नाम दे देते हैं थीटा 3 सपोज, तो tan थीटा 3 लेट। अब एंगल निकालने का काम है, यहाँ पे तुम बहुत कंफ्यूज मत हो ना, गणिता लगाना है हमें। कौन सा एंगल निकालना है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा, तभी तो थीटा है, यही थीटा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक, इस एंगल को डिटरमाइन करना है, बस अपना ये ऑब्जेक्टिव है, इतना एंगल। तो T3 tan T3 यहाँ पे एंगल मैंने थीटा 3 इसको मान लिया है, थीटा 3, तो क्या हो जाएगा, tan होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 24, और यहां से थीटा 3 जो आएगा, इसको tan इनवर्स करना पड़ेगा तुम्हें 16 डिवाइड बाई 24, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी से, कितना आया, 33 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये 33 डिग्री है, तो ये टोटल है 180, तो 180 माइनस 90 प्लस 33 कितना आता है ये, 180 माइनस 90 प्लस 33 कितना आएगा, 57 डिग्री आएगा। ये एंगल है 57 ऊपर वाला, ये 57 होगा और ये 90 होगा, तो टोटल जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा 2 जिसको हम बोल रहे थे, ये एंगल पूरा, तो थीटा 2 की वैल्यू आएगी 57 प्लस 90, यही आएगी, तो कितना आएगा, 147 डिग्री। कौन सा, ये वाला? ये एक्चुअली टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, बेल्ट ऐसे टेंजेंशियली जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, ऊपर। हाँ, ये कर दिया ना। डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूँ समझे आप, ये थीटा 3 आ गया, थीटा 3 तो आसान है। सी हियर, सी, ये वर्टिकल है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वर्टिकल है, ये ऐसे गया है, और ये ऐसे टेंजेंट गया है, ये टेंजेंट ना है, ये बेल्ट हमेशा टेंजेंशियली ना बाहर निकलेगा, तो सेंटर से अगर मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, है ना। और यहां से जो तुम्हारा गया है ये वाला सेंटर, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है एक दूसरे की, पैरेलल है ना, तो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, नहीं समझ पा रहे, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है ना, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी होगा। तो मैं कह रहा हूं कि तुमने ये निकाला पहले, ऐसा ऐसा ऐसा, थीटा 3 निकाल लिया,
फिर तुमने बोला कि सर इसको निकालना है, तो मैंने कहा ये तो 90 ऑलरेडी है, तो ये आ गया एंगल ऊपर वाला, ये 57 डिग्री आया, और 57 को इधर वाले 90 से ऐड कर दिया है, क्योंकि पूरा एंगल यहां से यहां तक है ना, तो तुम्हारा 147 आ गया। अब थीटा को ध्यान रखना, थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। इस फॉर्मूले में थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। थीटा को धोखे से भी डिग्री में मत पुट कर देना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, ये वहां पे मुझे बताना चाहिए था, पर अभी हो गया। देख लो, थीटा जहां यहां पर रेडियन में रखोगे तो 1 पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री होता है। 147 रेडियन जो हो जाएगा, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया, 180 डिग्री है। 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है, और 147 डिग्री जो होगा वो 147 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ आएगी वैल्यू। अब इन सब में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर इनमें मत परहेज कर देना। ठीक है ना, इसमें आएगा 147 डिवाइडेड बाई 180 और मल्टीप्लाइड बाई पाई, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 2.5656। जो ये थीटा की वैल्यू आएगी रेडियन में, वो आएगी 2.5656। कितने रेडियन, कोई दिक्कत? थीटा निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क लग रहा था, कारण ये है कि मैथमेटिक्स है, सिंपल है। थीटा की वैल्यू जैसे आई आप पुट करो, T3 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू e टू द पावर, म्यू की वैल्यू 0.2 ऑलरेडी गिवन है, और थीटा की वैल्यू आ गई 2.56। इससे आप T2 निकाल सकते हो। T2 देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू मैं निकालूं अगर तो आएगा, T3 ऑलरेडी आ चुका है 10, और इसकी वैल्यू आएगी e टू द पावर 0.2 इंटू 2.56। इसकी वैल्यू आ रही है 3 T2 की वैल्यू आ रही है 3.89 किलो न्यूटन। इतने आ रहा है क्या, ऐसे ही आ रहा है? अच्छा, एक बात इसमें भी है थोड़ा सा, कि इसमें टाइट साइड कौन सा होगा, स्लैक साइड कौन सा होगा, ये थोड़ा सा डाउट वाला प्रॉब्लम है। इसमें टाइट साइड कौन सा है और स्लैक साइड कौन सा है, ये थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये बताओ कौन सा टाइट होगा, कौन सा स्लैक होगा? हाँ, T3 बड़ा है कि T2 बड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप बताओ। हाँ, T3 बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है फिर, निकालो भला, वैल्यू हमारी गलत आ रही है क्या? हाँ, 6.02। अच्छा, ये आ रहा है, किसकी वैल्यू आ रही है? 1 सेकंड, T2 की वैल्यू आ रही है 6.02। पक्का? और अगर इसको मल्टीप्लाई कराओ भला, अगर ऐसे करें हम T2 अपॉन T3, तब कैसा आ रहा है T3 की वैल्यू, T2 की वैल्यू? हाँ, 30.04 आ रहा है, 40। मतलब T2 की वैल्यू 6 आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, टाइट साइड T2 होगा, स्लैक साइड T3 होगा ना? हाँ हाँ हाँ, तुमने इसको पकड़ के ऐसे खींचा है ना, तुम जब इसको खींचोगे तो पुली जो होगा इधर की ओर फोर्स लगाएगी, ये दोनों पुली इस तरफ फोर्स लगाएंगी ना, मतलब इस रोप के ऊपर टेंशन की बात कर रहे हैं हम, रोप को ऐसा लगेगा
इसको ब्लॉक को ऊपर उठाना चाह रहे हो बाई होल्डिंग दिस, ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था, रस्सी नीचे जाना चाह रही थी, तो रस्सी के ऊपर फोर्स जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, है ना, रस्सी के ऊपर, ठीक है ना। T2 इसमें टाइट साइड होगा, इसमें T2 अगर टाइट साइड ले तो आंसर क्या आ रहा है? देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इस केस में टाइट और स्लेक साइड थोड़ा सा निकालना डिफिकल्ट होता है। तो अगर T2 को हम ले टाइट साइड तो कितना आता है? 16.6, है ना दोस्त। ये जो आंसर है ना ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब टाइट साइड कौन सा होगा? देखो देखो मैं इसीलिए अभी कर रहा था, मैंने पहले लिया T3 बटे T2 ई टू दावर थीटा, मैंने कहा टाइट बटे स्लैक। अब मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि इसमें टाइट और स्लैक क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस कभी जब आते हैं ना तो वी हैव टू चेक थ्रू ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन से हमने चेक किया कि भाई T2 की वैल्यू 6.02 निकाल रहे हैं, ऑप्शन में कहीं नहीं है T2, ऐसा ऑप्शन में T2 है ही नहीं, तो इसको अल्टर करके देखो। फिर चेक किया T2 आ गया है, T2 की वैल्यू 16.73 जो आया है वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। T1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि T2 एक ही ऐसा है जो सही ऑप्शन है, वो है 16.3 सी नंबर, ठीक है ना। और T1 ऑटोमेटिकली जब आप निकालोगे तो इट विल कम आउट 18.74, 18.74। मैं फिर एक बार बता दूं, हम लोग क्या करते हैं बेल्ट वाले केस में पता रहता है, बेल्ट में पता रहता है कि वो किधर घूम रहा है ड्राइव, इसमें नहीं पता किधर घूमना चाह रहा है। पुली किधर घूमना चाह रही, स्टैटिक केस में आप कैसे बता दोगे? जब वो रुका हुआ है तो आपको ये बताना डिफिकल्ट है, पर फिर भी। हाँ 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 हाँ, ये वाला लगा हुआ है फोर्स ऑलरेडी, ये नीचे चला जाता अगर छोड़ देते आप, फिर आपने पकड़ के इसको ऐसे खींच लिया। हाँ हाँ, ज्यादा होगा, यस। पर जिनका ऐसा नहीं चल रहा है, जैसे तुम चला लिए ना 1 सेकंड के अंदर, तो वो क्या करें, जब ऐसे कभी क्वेश्चन आए जिसमें टाइट और स्लैक वाले में कंफ्यूजन हो, तो आप पहले पुट करके देख लो एक बार, फिर अल्टर करके देख लो, ऑप्शन में से फिर मैच कर लो, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें मैकेनिक्स को और एट द सेम टाइम पुली को कनेक्ट किया है। दोनों सेम नहीं आ सकता, नहीं आएगा। वो जब फ्रिक्शन नहीं होगा, ई की वैल्यू जीरो होगी, जब जीरो होगी, म्यू की वैल्यू जब जीरो होगी तो T1 T2 बराबर आएगा। अच्छा, तो उस केस में फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो ये अभी बताया ना शक्ति, उस टाइप से देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर जाएगी, ठीक है। इसका देखो, इसका जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का पुली में, ऐसे समझो, इसको मिटाता हूं मैं 1 सेकंड। ऐसी ऐसी पुली जिसमें फ्रिक्शन हो, उनमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। मान लो कि एक पुली है, ठीक है ना, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, है ना। ये पुली में फ्रिक्शन है इसलिए टेंशन अलग होगा, T1 T2। अब अगर ये इसको तुम इधर खींचना चाहोगे, इस रस्सी को इधर खींचना चाहोगे, इधर, समझ रहे हो, तो ये किधर घूमना चाहेगा, इधर खींचना चाह रहे हो, मतलब T1 लेट ज्यादा है, T1 ज्यादा है T2 से, तो ये किधर किधर घूमना चाहेगा, इधर। क्यों घूमना चाह रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, मतलब इस पुली में फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो रोप में किधर लगेगा, रोप में इधर लगेगा, ठीक है ना, T2, ठीक है। यहां पे ये पुली जो होगी वो किधर घूमना चाहेगी, जब ये लोड लटका है इस वजह से ये नीचे घूमना चाहेगी ना, आपने पकड़ के ऐसे इसको रोक लिया है, ठीक है। जब इसको आप रोक लेंगे तो ये पुली अभी घूमना चाह रही थी इस डायरेक्शन में, तो इसमें फ्रिक्शन जो रोप में आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। अच्छा,
आपने इस फोर्स को बढ़ाते गए। अब इसमें क्या है, इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इसमें ऑप्शन में ये वाला दिया ही नहीं 6.02। तो इसमें आपको ये कैलकुलेट कर पाना है एग्जैक्टली कि आपने कितना फोर्स लगा के रखा है, कि फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन है, ये आप नहीं बता सकते। अब ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से। भाई तुम ये बताओ, समझना, यहां पे अगर तुम फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ T1 की, यहां पे फ्रिक्शन चेंज होगा कि नहीं? ब्लॉक वाला एग्जांपल लो, फ्रिक्शन बदलेगा। कोई एक ऐसी लिमिट आएगी जब ये और ये बराबर होंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद फ्रिक्शन की डायरेक्शन अल्टर हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आपके तरीका यही है ये चेक करने का यहाँ पे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है टाइट और स्लैग साइड चेक करने का। ठीक है ना? ये बात मेरी समझ में आई, जो वहां पे मैंने समझाया था फ्रिक्शन वाला फंडा, उसी का यहाँ मैच हो रहा है। हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ, क्या बोले? T1 भी निकाल लें, हाँ T1 आ जाएगा ना तुम्हारा 18 के आसपास आएगा कुछ, 18.74 आया होगा T1। सही है। दोनों ऑप्शन ऐसे केसेस में नहीं देगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा यहाँ पे तो थीटा यही है ना, tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25/16, यही हो जाएगा। ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे ना, ये भी टेंजेंशियली जा रहा होगा बेल्ट। अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे। हाँ हाँ, इसमें एक्चुअली मैं तुम्हें फिर बता दिया ना कि टाइट और, मान लो ये टेंशन दोनों बराबर रख दो, तुमने रख दिया खुद जानबूझ के ऐसे पकड़ के, तो फ्रिक्शन नहीं होगा ना पुली में। जब ये पुली की टेंडेंसी नहीं पता चलेगी किधर घूमना चाह रही है, तब तक फ्रिक्शन नहीं बता सकते कि किधर होगा, कौन सा टाइट होगा कौन सा स्लैक होगा, नहीं बता सकते जब तक कि पुली के रोटेशन की टेंडेंसी तुम्हें ना पता हो। यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ हिंट नहीं किया कि रोटेशन की टेंडेंसी किधर है। हाँ, यस यस। व्हाट यू आर आस्किंग? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? टाइप कर दो, आपका नेटवर्क सही नहीं। इसके बारे में और ज्यादा हम फिर पढ़ेंगे जब मैं बेल्ट पढ़ाऊंगा, अभी इसमें इतना समय नहीं लगाते हम लोग। फिलहाल मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। ऑप्शन से बहुत सारी चीजें हमें पता करनी पड़ेंगी, अगर कॉन्सेप्ट पता है, ऑप्शन से बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, पावर ट्रांसमिशन टू दी शाफ्ट, जितना तुम्हारे मैकेनिकल से मैच करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उससे मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? जितना भी है, और पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब तुम्हें कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, जितना मुझसे बेस्ट हो सकेगा, अपना बेस्ट दूंगा मैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन आया था एसएससी जेई मैकेनिकल में, सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है गेट 2011 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2011, 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन एन आयरन ओर हैंडलिंग पोर्ट देयर इज अ पोर्ट विच इज आयरन ओर हैंडलिंग, ठीक है ना? A barge is pulled by rope using two tugboats। एक कोई यहाँ पे आयरन को जो होल्ड करते होंगे बड़े बड़े शिप, उसको दो टग बोर्ड के थ्रू यहाँ पे ऐसे खींचा जा रहा है, दीज आर टग बोर्ड। ठीक है ना? एज शोन इन फिगर, इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन ने कह दिया है इन इक्विलिब्रियम, इन
इक्विलिब्रियम, बस यही इंपॉर्टेंट टर्म था। इन इक्विलिब्रियम the resultant of forces T1 and T2 along the axis of barge is in the direction of its travel। देखो इस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो इधर कह रहा है कि जो T1 इसको बोला गया है, T2 इसमें इसको बोला गया है, डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री। व्हाट ही इज सेइंग कि द कंपोनेंट ऑफ दीज टू टेंशंस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज 5000 न्यूटन। मतलब यहाँ पे इनका कंपोनेंट, तो T1 का कंपोनेंट इधर आएगा, T1 कितना आएगा cos 30, और T2 का जो आएगा ये आएगा T2 cos 45, और ये जो T1 cos 45 है, T1 cos 30 है, और प्लस T2 cos 45 है, इन दोनों का जो सम है वो गिवन है क्वेश्चन में 5000 न्यूटन। ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन द फोर्सेस in equilibrium the resultant of the forces T1 and T2 along the axis of barge in the direction of travel is 5000 Newton। The tension T1 and T2 in Newton respectively। T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। अब ये इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, इसका ये भी एक कंपोनेंट ले लो T2 sin 45, और यहां ले लो T2 sin 30, आ गया। ये दोनों दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अब यार एक तरफ कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, क्या कह रहा है, एक तरफ इक्विलिब्रियम में है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो ऐसे गया है। कह रहा है कैसे ये इस कैसे हजम हो पा रही है कि रिजल्टेंट है और तुम्हारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये हजम हो रही है बात। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नेट फोर्स वो कह रहा है कि इन दोनों का इधर आ रहा है इतने न्यूटन, ठीक है ना, रिजल्टेंट। तो भाई यहाँ पे इसका रिजल्टेंट है ये, तो ये जो 5000 न्यूटन है, 5000 न्यूटन, यहाँ पे हो सकता है कि ये पानी का रेजिस्टेंस हो पीछे की ओर, जो क्रिएट कर रहा हो, वाटर क्रिएट कर रहा हो पीछे की ओर, इसीलिए इक्वल्स टू लिखा। जब इसको इधर करेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जब 5000 की इधर लिखूंगा तो -5000 होगा, मतलब हो सकता है वाटर लगा रहा हो ऐसे फोर्स पीछे की ओर। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, बट सपोज वाटर का जो विस्कोसिटी होगी, जो भी उसका वेट होगा, उसकी वजह से विस्कस फोर्सेस होंगे, वो पीछे की ओर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो नेट फोर्स अभी भी जीरो है कि नहीं, अगर इस 5000 न्यूटन को इधर कर दो। हाँ, यस, व्हाट यू आर आस्किंग। नहीं, पीछे से। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पीछे उसको लंगर डाला गया हो, मतलब रोका गया हो किसी तरीके से, वी डोंट नो हाउ, बट ऐसा कंडीशन दी है, बस हो गया। नेट वर्टिकल फोर्स जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सॉरी ये T1 है, ठीक है ना। तो नेट वर्टिकल फोर्स जीरो है, ऊपर की ओर है T1 sin 30 इक्वल्स टू नीचे की ओर हो जाएगा T2 sin 45। अब यार ये वैल्यू पुट कर देना, T1 यहां से ले आके यहाँ पर, तो T2 आ जाएगा, और फिर T2 यहां रख देना तो T1 आ जाएगा। इसकी आंसर जो आ रहा है, आई थिंक कि 2588 आ रहा है T1 की वैल्यू, 2588 न्यूटन, और T2 जो आ रहा है वो आ रहा है, ये T2 है एक्चुअली, और T1 जो आ रहा है इट इज 3659 न्यूटन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ये बन जाएगा कि नहीं, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है गेट 2010 का, अब इसको सॉल्व करते हैं।
गेट 2010 का प्रॉब्लम है ये। इसमें गिवन है कि देयर इज अ लैडर ऑफ वेट 50 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वॉल एंड फ्लोर एज शोन इन फिगर। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस वॉल एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस फ्लोर। देयर इज अ लैडर जिसका वेट कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन। वेट जो है वो 50 न्यूटन है, वो यहां पे रखा हुआ है। वेट कहां वर्क कर रहा होगा, इस लैडर के बिल्कुल बीचों बीच में, सीजी में। ये वेट है 50 न्यूटन। क्या लग रहा है कि ये ऐसे खिसकना चाहिए? हाँ बिल्कुल। कह रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइज, क्वेश्चन अब समझना, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज टाइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर टू द वॉल। तो ये वॉल है और ये बेस ऑफ द लैडर है, यहां से एक रस्सी बांधी गई है ऐसे, ऐसे, ये यहां से ऐसे रस्सी बांध दी गई है। सिचुएशन समझ में आ गई? तो इस रस्सी की वजह से ये रुका हुआ है, अदरवाइज ये तुम्हारा ये पॉइंट जो है आगे बढ़ जाता है, इस 50 न्यूटन की वजह से खिसक जाता है, ठीक है, और लैडर जो है गिर जाती। पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो अगर तुम लैडर को, इसको मानो सिस्टम, ये है लैडर तुम्हारा सिस्टम, अगर लैडर को देखो तो तुम्हें लगेगा कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग लगी है, टेंशन फोर्स उसमें लगेगा और टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर तुम सिस्टम मानो इस पॉइंट को, यहाँ पे ये वॉल में जो हम चिपका हुआ है ना, यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, आप वो भी कर सकते हो, बस वही है, हाँ कुछ वैसा ही है। टेंशन रख दिया है, या फिर तुम कहते कि यहाँ एक फोर्स लगा है, जैसे मैकेनिकल में क्वेश्चन आया, यहाँ फोर्स लगा दिया है, तो ठीक है, सिचुएशन बदल दिया, टेंशन यहाँ भी उतना ही टेंशन होगा। चाहे यहां से अगर देखो तो ये तो इधर लगेगा टेंशन, यहां से देखोगे तो यहां लगेगा। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड बॉडी क्या होती है आप जहां एज्यूम करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन ऊपर की ओर आएगा, इसका R1 नाम दे देते हैं, ये वेट होगा W, और एक रिएक्शन यहाँ इधर आएगा, ये होगा R2। कोई दिक्कत? इन सारे फोर्स की वजह से ये सिस्टम बैलेंस है, कोई एंगल थीटा वीटा कुछ नहीं दिया है। तुम्हें टी की वैल्यू चाहिए और ये बस दिया है 50 न्यूटन, कैसे निकालोगे? नेट फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है, और फोर्स सिस्टम कैसा है ये, नॉन कंकरेंट, तो इसमें तीनों इक्वेशन लगेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्टिकली जीरो, मूवमेंट भी आएगा, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, कहीं भी इस स्पेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मूवमेंट देखोगे जीरो होगा। पर हमें वो लकी पॉइंट ढूंढना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो भाई हॉरिजॉन्टल अगर लगाते हो, मान लो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, तो तुम कहोगे कि सर R2 और T बराबर होंगे, T बराबर R2। अगर वर्टिकल बोलोगे तो सर कहोगे कि सर R1 किसके बराबर होगा, W के, मतलब 50 न्यूटन। क्या दोनों इक्वेशन से ये T निकल पा रहा है? नहीं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी अब, मोमेंट की। कुछ ऐसा हो सकता है कि R1 और R2 जीरो हो जाए। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे और इन दोनों को, ये जहां मिलेंगे ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लूं तो बात बन जाएगी। इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लें, मूवमेंट। क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या? एंगल वगैरह दिया होना चाहिए यार, बिना एंगल के कैसे सॉल्व होगा? दिया है क्वेश्चन में एंगल। हाँ, यस, हाँ पूछिए। हाँ हाँ, आवाज नहीं समझ में आ रही तुम्हारी यार। हाँ, है तो ये R1, R1 यहाँ का रिएक्शन है, R2 इधर का रिएक्शन है। अगर जमीन में देखोगे
ग्राउंड में तो यही R1 रिएक्शन नीचे लगेगा, और अगर इस वॉल में देखोगे, मान लो ये वॉल है, तो R2 रिएक्शन यहां लगेगा। हाँ हाँ, लगा तो है, ठीक ठीक। अब मूवमेंट लेना है इस पॉइंट के अबाउट, एंगल ये देना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एक्चुअली दिया है, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था, सॉल्यूशन में मैंने लिखा है। ऊपर का एंगल दिया है 40, कितना है यार, 45 डिग्री है, दिया है, इट इज गिवन। ये एंगल 45 दिया है, और ये भी 45 दिया है, ठीक है। अब बन जाएगी बात। कैसे? बहुत बढ़िया, ये दिमाग सबसे बढ़िया है भाई। ये 45 डिग्री होगा, है ना। अब 50 का तुम्हें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? अच्छा, 50 का कहाँ कंपोनेंट, कहाँ पे निकालना चाहोगे? अच्छा, R1 का मोमेंट निकालोगे क्या इसके अबाउट? हाँ भाई, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो। ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू एल ले लो पूरी की, और निकाल लो यार, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगी L/2, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी L/2, यहां से लेके यहां तक की अगर बात करोगे, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये होगा L, क्या वैल्यू बनेगी L, नहीं नहीं यार, इसको यहां से ले जाना पड़ेगा फिर सेंटर से, ठीक है ना। किसकी डिस्टेंस बन जाएगा ना, देखो, ये वैल्यू कुछ, ये वैल्यू है, यहां बनेगा रेक्टेंगल ऐसे। अगर आप इसको यहां से खींचोगे ऐसे, सेंटर से बिल्कुल, ये सेंटर होगा ना लेटर का, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। हाँ, ये 90 डिग्री बनेगा। ये L/2 है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक की, ये। अच्छा, कितने लोगों का आ गया आंसर? हाँ सही है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, R1 के, हाँ, R1 के पास लैडल का, हाँ ये, हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। तुम कह रहे हो सर T1 के कंपोनेंट ले लेते हैं, T cos 45, ये कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। तुम्हारी क्या है, आवाज कट कट के आ रही है, तो मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे पा रही, कट नहीं रही, एक्चुअली दूर है मेरा माइक। जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही हो, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, और जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ उसी तरीकों को लगाओ। ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा होगा, और सबके अपने अपने तरीके रहते हैं, और बड़े आसान हो जाते हैं कई बार, जिसकी नजर है जिस टाइम पे जैसी चल गई। यहाँ पे जो मेरी अभी नजर चल पा रही है, वो यही चल पा रही है कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा R1 चूंकि यहीं से पास हो रहा है,
तो इसके अबाउट मोमेंट 0 होगा, R2 भी यहीं से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट 0 होगा। बचा ये फोर्स और ये फोर्स, इसके अबाउट मोमेंट निकालना है। इस रोप की लंबाई सपोज इस लैडर की L है, तो L का ये कंपोनेंट होगा L cos 45, कहां से कहां तक, O से लेके इस पॉइंट के डिस्टेंस तक। तो मैं कहूंगा T इंटू एल कॉस 45, ये वैल्यू बन जाएगी। इस T की वजह से O पॉइंट पर मूवमेंट कैसा होगा, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं माइनस मान लेता हूं। और W नीचे लग रहा है, W का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे खींचूंगा और यहां से यहां के डिस्टेंस को इस W से मल्टीप्लाई करा दूंगा। W क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, मतलब प्लस का होगा, तो W, और अगर ये डिस्टेंस आ जाए मेरी तो बात बन जाएगी। और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो कैसी होगी, तो ये यहां से टोटल डिस्टेंस है L, तो ये आधी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक L/2। इस L/2 के ये पूरा का पूरा क्या है, ये यहां से यहां तक L/2 cos 45 है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, देखो इस पूरे का लेंथ का कॉस कंपोनेंट है ये पूरा, ये है ना, और उसकी आधी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस पूरी की पूरी कितनी है, L sin 45, और इसका हाफ जो हो जाएगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले लेंगे, ये क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है ना। जो फाइनली वैल्यू आएगी वो मैं बता रहा हूं, यहां पे हो जाएगा L/2 cos 45, ऐसे बन जाएगा। और यहां से T की वैल्यू जो आएगी इक्वल टू 0 कर दोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 25। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व किया था। शक्ति जो बोल रहा है, शक्ति का भी सही होगा। हाँ बोलिए। यस, एल अननोन है तो कट जाएगा ना, इन दोनों से निकल जाएगा बाहर, ये एल और ये एल बाहर आ जाएगा तो जीरो में आ जाएगा बटे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाकी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, गणित कैसे लगानी है, थोड़ा सा एप्टी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल पाओ। हमारा जो समय लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट में हम लोग समय कम दे रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन में ज्यादा समय दे रहे हैं। कैलकुलेशन भी जरूरी है, पर आपका पार्ट है, आप चाहें तो प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की अच्छी खासी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, कॉमन डाटा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था गेट 2008 का। आपको पता होना चाहिए 2008 में आईएससी बंगलौर ने पेपर लिया था, और कहते हैं कि गेट के इतिहास का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर आया था गेट 2008 में। इस क्वेश्चन में दिया है, तीन क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न से तीन क्वेश्चन बने हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड विद अ कॉर्ड एंड फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर, ठीक है। क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिखा है, लेट मी सर्च द क्वेश्चन वंस अगेन। 5 kg 10 kg और यहाँ पे बीच में कौन सा है, ये भी 5 ही kg का है। 1 सेकंड, मैंने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ थोड़ा सा लिखा है, तो मुझे एक बार क्वेश्चन सर्च कर लेने दो। वन सेकंड सर्च करने दो मुझे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये 2018, 1 सेकंड, हाँ ये रहा 5 5 10,
5 5 10, हाँ क्वेश्चन में लिखा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg and 10 kg are connected with cords and frictionless pulley as shown in figure. Frictionless pulley. Friction coefficient between 5 kg and table is 0.2. अब 3 क्वेश्चन है, तो पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ है डायग्राम। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इसको इसको कह रहा है कि टेबल, ठीक है ना, और टेबल और ये जो है यहाँ पे टेबल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज द टेबल। इस टेबल के इन एंड्स में ऐसे पुली लगाई गई है। एक पुली ये है, दूसरी पुली ये है, ठीक है, ये पुली है दो। उसके बाद इन पुलिस के थ्रू यहाँ पे रस्सी लगाई गई है, ठीक है, ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है और इन रस्सियों से दो वेट है जो यहाँ पे दोनों तरफ हैंग है। पहला वेट है ये 5 kg का है, 5 kg, और ये वाला खुद ये जो ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है खुद में 5 kg का, और इधर जो एक और कॉर्ड है वो है 10 kg का। इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, इट इज 0.2। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द ब्लॉक आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। पहले तो ये देखें कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि मोशन में होगा, ये तो प्रश्न है सबसे पहले। मोशन में होगा ये कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो भाई, यहाँ फ्रिक्शन भी है ना, हो सकता है ये ब्लॉक की पूरी पूरी सिस्टम की टेंडेंसी ये, अच्छा हाँ एक चीज में इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। जब तक बोले ना फ्रिक्शन है तब तक मानना भी नहीं, अगर ना भी लिखा हो और बोले नहीं जब तक, तब तक आप नहीं मानेंगे क्वेश्चन में। अच्छा, सिस्टम की टेंडेंसी है इस तरफ मूव करने की, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस ब्लॉक में फ्रिक्शन इधर लगेगा। सिस्टम की अगर टेंडेंसी ये 10 kg उठा के यहां रख दू, 5 यहां रख दू, सिस्टम की टेंडेंसी उधर होगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन बड़ा समझदार है। यहां पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो मतलब एक्सेलरेट हो रहा होगा तभी तो बोल रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेट हो रहा होगा तभी बोल रहा है। चाहे तो निकाल भी सकते हैं एक्सेलरेट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे यस, क्यों, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पहले फ्रिक्शन निकाल लो, फ्रिक्शन बता देगा कि भाई आ रहा है कि नहीं। चलो देख लेते हैं, जब क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, छोड़ दिया गया है तभी पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ये जो ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये जो ब्लॉक है और ये रस्सी, ये एज अ सिंगल सिस्टम बिहेव करेगा। इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका यहां होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां होगा। अगर तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी, ये आप रूल बना लो। अगर तीनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसका सेकंड डिफरेंशियल होता है एक्सेलरेशन, वो भी सेम होगा। अगर कहीं सिस्टम में तुम्हें दिखे कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसका अलग है, समझ जाना कि इनके एक्सेलरेशन भी अलग होंगे। वो क्वेश्चन में कराऊंगा कल, ठीक है ना। इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स है और इसका हो जाए 2 गुना 2x, पुली वाले ऐसे सिस्टम होते हैं, कल कराएंगे हम लोग। तो उन केसेस में एक्सेलरेशन अलग होते हैं, यहाँ पे तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इवन ये रस्सी जो है ना, रस्सी यहाँ पे मासलेस मानी गई है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप कहोगे कि सर एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एम जीरो है तो नेट फोर्स इसमें जीरो माना जाएगा, पर रस्सी में भी मास अगर हो तो एक्सेलरेशन इसमें होगा, ठीक है। मासलेस है तो भाई किस चीज का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तीन सिस्टम है, ये तीनों पूछ रहा है एक्सेलरेशन, और ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 5g, बी नंबर गिवन है 2g, सी नंबर गिवन है g/5 और डी नंबर दिया है g/10। तो क्या है कि ऑप्शन देख के हमें g की वैल्यू नहीं रखनी 9.81 या फिर 10। अगर रख दोगे तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 9.81 से लास्ट में आंसर के लिए। तो आप जी के फॉर्म में निकालेंगे।
किसका एक्सेलरेशन पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम तीनों को बोल दिया है। क्यों बोल दिया? क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो चाहे इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, तीनों का सेम होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस ब्लॉक का इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। 5 केजी वाले का एफबीडी क्या होगा? नीचे की ओर mg होगा, तो मतलब 5 इंटू जी हो जाएगा, और ऊपर की ओर टेंशन सपोज लग रहा है टी, तो ये रस्सी एक ही है, तो यहाँ भी कितना टेंशन लगेगा? टी। तो ये सपोज T1 है, यहाँ भी कितना लगेगा? T1, ठीक है ना। ये ब्लॉक को ऐसा लगेगा कि ऊपर की ओर T1 लग रहा है, और इस ब्लॉक को लगेगा कि इधर की ओर लग रहा है। इसमें बस दो ही फोर्सेज हैं, और ये ब्लॉक सब कुछ ऐसे आगे की ओर चल रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हुआ ऐसे। तो ये कैसे एक्सेलरेशन होगा? ए ऊपर की ओर। इसके लिए अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं, न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप बोलोगे सर जिधर एक्सेलरेट होता है उस तरफ वाला फोर्स प्लस लिखा करते हैं, तो ऊपर T1 और उसके अपोजिट वाला 5T 5G नेगेटिव इक्वल्स टू m इंटू मास किसका? ये 5 kg का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? a। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? यहां से बनेगी। तो इसका जब एफबीडी आप ड्रॉ करोगे 10 kg का, तो नीचे की ओर लगेगा, हमें वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है 10g, और टेंशन हमेशा ऊपर की मतलब अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है, बॉडी से दूर किधर है? ऊपर। तो ये T1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम T2 बोल देते हैं, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन है, तो एक ही रस्सी तो नहीं है ना, अलग अलग रस्सी है, तो टेंशन अलग होगा, ये T2 हो जाएगा। दो रस्सी अलग है, इसलिए टेंशन अलग लिखेंगे, सेम रस्सी होती तो टेंशन सेम होता। और ये ब्लॉक जब ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ये इधर की ओर एक्सेलरेट होगा, तो ये नीचे होगा, ये नीचे होगा। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ अगर लगाएंगे हम लोग, तो हम कहेंगे की ओर आने वाला फोर्स जो होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव 10g माइनस ऊपर वाले के T2 बराबर इसका मास होगा 10, जिसका बीडी बनाया, जिसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, उसी का मास 10 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी? ए ही होगी। यहां और यहां एक्सेलरेशन सेम लिखा हमने, इक्वेशन 2। अब बीच वाले का देखो, इस वाले का एफबीडी बनाओ। बीच बीच वाले की जब आप एफबीडी बनाएंगे, हाँ हाँ बोलिए। इधर तरफ तुम एक्सेलरेशन अगर उधर भी मान लोगे, मान लो कि उधर है एक्सेलरेशन, तो अगर उधर मानोगे तो फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाएगी। यहाँ जब तुम ब्लॉक को मानोगे उधर चल रहा है, तो फ्रिक्शन इधर मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फ्रिक्शन हमें सही डायरेक्शन में मानना है। लोडिंग बता रही है कि 10 इधर है, मतलब ये पूरा सिस्टम इधर जाना चाहेगा, यही जा रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फ्रिक्शन अगर ये इधर टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन तो इधर होगा निश्चित रूप से, या तो ब्लॉक रेस्ट में होगा या तो इधर ही जाएगा, इधर नहीं जा सकता। लोड डिसाइड करेगा ना, फ्रिक्शन ये चलेगा कि नहीं वो फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। वन सेकंड वेट, ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा फ्रिक्शन। पर यदि ये सिस्टम मूव करेगा तो इधर ही मूव करेगा, ये डिसाइड किया है लोड, क्योंकि 10 केजी इधर है, चलेगा तो इधर चलेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से रुका ही रहेगा। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा इधर, हाँ फ्रिक्शन, हाँ 10 न्यूटन। चलो अब इसका एफबीडी बनाओ, नीचे लगेगा mg, m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू हमें g के फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। ऊपर की लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, टेंशन इधर आएगा T2, जो टेंशन यहां वही टेंशन यहां, एक रस्सी एक टेंशन, इधर की ओर एक 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 रस्सी एक टेंशन T1, ठीक है ना। और फ्रिक्शन जो है, चूंकि ब्लॉक इधर आना चाहता है तो फ्रिक्शन उधर जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, ठीक है ना। एफ की वैल्यू होगी म्यू इंटू आर एन, क्योंकि ब्लॉक अगर चलना चालू कर दिया है तो ये लिमिटिंग तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। अगर ब्लॉक एक्सिलरेशन में है, ये लिमिटिंग क्रॉस कर चुका है, म्यू इंटू आर एन। आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, सिस्टम एक केस में है इक्विलिब्रियम में, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्टिकली जीरो, ऊपर की ओर जाने वाला आर एन, नीचे की ओर आने वाला 5g। और यहाँ पे फ्रिक्शन, इसको बैलेंस करो अगर, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होंगे? जीरो। इधर आने वाले फोर्स को प्लस लेंगे, क्योंकि T2, क्योंकि एक्सेलरेशन इस दिशा में है इसलिए प्लस लेते हैं। उधर जाने वाले फोर्स को T1, और माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे म्यू इंटू आर एन, म्यू इंटू आर एन की वैल्यू 5g लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, बराबर एम ए। एम की वैल्यू क्या है? 5, और ए क्या है? ए, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड। अब इसमें ध्यान देना,
तुम T1 T2 यहां से निकाल के और यहां पे रख दो, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। T1 T2 यहां से निकालो, जैसे यहां से T1 निकालोगे अगर, तो 5a प्लस 5g, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, a प्लस जी। ये टेंशन होगा किसमें? पहले वाली रस्सी में। फिर यहाँ पे T2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा 10 और ये हो जाएगा g माइनस ए, ये T2 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.2, a की वैल्यू जो आ रही है कितना आ रहा है? अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? a की वैल्यू आ रही है g/5, क्या सही है? चेक कर लेना। अब दो क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं। अरे दो क्वेश्चन क्या होमवर्क देना है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है टेंशन इन द कॉर्ड कनेक्टेड टू 10 kg, इसमें टेंशन कितना है पूछ रहा है। T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू यहां g की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू सॉरी, a की वैल्यू रख दो g/5, तो g के फॉर्म में आएगा T2 की वैल्यू। ऐसे T1 पूछा है, फिर यहां पे a की वैल्यू क्या रख दो, g/5, आंसर आ जाएगा। तीन क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था। कितने लोग हैं जिनको अभी ये डाउट है इस क्वेश्चन में? है कोई जिसको डाउट है अभी? बताओ, निसंकोच बताओ। सभी को क्लियर है? अनीफ, इज दिस क्लियर? और सौरभ, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे? हाँ। और तीसरा है अमन, अमन तुम्हारा क्या स्थिति है? शिवेंद्र, ओके। दीपक,